प्रोग्राम में सबसे पहले आगाज़ के अंदर ही इस बात का हम जिक्र करते हुए आगे बढ़ते हैं। राव सिकंदर आज़म खान साहब जो कि चैम्बर के सदर हैं FCCI के, वो हमारे साथ मौजूद हैं। नदीम अलावाला मौजूद हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट। बात कर रहे हैं पाकिस्तान की मईशत को सहारा देने वाली इंडस्ट्री के हवाले से कि उसके लिए जो बिजली की सहूलत सब्सिडी दी गई थी उसके हवाले से कोई भी ठोस इकदाम जो है नहीं किया जा सके, जिस पे हम पहले भी मौक़िफ़ अपना प्रोग्राम जो है वो कर चुके हैं, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया था इंडस्ट्रियलिस्टों ने कि अगर इसे रिवाइज़ ना किया गया तो बहुत बड़ा ख़तरा पैदा हो जाएगा। इस वक्त हालात ये हैं कि अगर इंडस्ट्री को देखा जाए तो एक तरफ वो आखिरी सांस लेते हुए अपने बचाव की जंग लड़ी है, दूसरी तरफ एक बड़ा धमाका जो उनके ऊपर किया गया। धमाका इसलिए क्योंकि गुज़िश्ता एक माह में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन करते हुए सेल कर दी, लेकिन एक माह बाद जो आने वाला बिल है वो एक ऐसा बोझ पड़ा है जो कि कमोबेश एक फैक्ट्री का अगर अंदाज़ा लगाएं तो लाखों के अंदर पड़ता है। अगर वो किसे एडजस्ट करे तो अगले बिल में अगले अपने माल पे करेगा तो डेफिनेटली कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि वो नामुमकिन हो जाएगा कहीं किसी का मुकाबला करना, इंटरनेशनल मार्केट में बेचना। राव साहब मौजूद हैं, इनसे पहले बात का आगाज़ करते हैं। राव साहब, चैम्बर के सदर के तौर पे आपकी मुलाकात भी हुई, इस चीज़ को आप हाईलाइट भी करते रहे। कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट ने पहले तो शेख खुर्रमशहजाद फ्लोर ऑफ द हाउस इस चीज़ को मेंशन कर चुके हैं कि आप अगर टैक्स लेके वापस करना है तो उसे ख़त्म कर दें, वो नहीं मानी गई। उसके बाद अब ये जो जीरो रेटेड रजीम के बाद जो बिजली के टैरिफ की थी वो भी रिवाइज नहीं किया गया और एक बड़ा बोझ डाल दिया कि हम कोरोना से निकल कर दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डोगर साहब आपका और सिटी 41 का। ये देखें, बड़ी जायज़ बात और बड़ा अच्छा प्रोग्राम आपने किया और बर वक्त किया है। देखें मसला क्या है, अब एक बंदे का बिल था अपना 1 करोड़ रुपया, मैं मिसाल इसकी, उसका अपने बिल यकदम डबल डिजिट पे ले गए 2 करोड़ पे। मैं आपसे सिर्फ आपसे सवाल, मेरा सवाल आपसे भी है, हुकूमत तो शायद ये समझ नहीं रही कि 100% प्रॉफिट कहाँ से आ गया कि 100 की बजाय 200 रुपये आपने बिल कर दिया। इसका मतलब है कि 100% आपका प्रॉफिट बढ़ गया है, तो फिर आप देंगे ना। तो ये आप मुझे बताएं, दुनिया का कोई बिजनेस कि एक रात में ही 100% वो प्रॉफिट पे चला जाए, कभी हो सकता है? अब जो बाहर वाले बाहर है ना जी, वो आपकी एक एक चीज़ को मेजर करते हैं कि जी आपका बिजली का टैरिफ क्या है, आपके गैस का टैरिफ क्या है, आपके कलर्स, आपकी कास्ट ऑफ डूइंग्स बिजनेस वो क्या है, उसको वो करने के बाद फिर आपके साथ रेट तय करते हैं। ये ऐसे नहीं है कि हम बैठें और मेरी चीज़ 1 रुपये की और मैं 10 की बेच दूँ, नहीं बिकती। वो 1 रुपये 10 पैसे की बिकती है, 1 रुपये 5 पैसे की बिकती है। अब इन्होंने ज़्यादती की है अपनी इंडस्ट्री के साथ और उस वक्त की है जब अब एक बात और आपको बताऊं, एक तरफ आप 250 अरब का एहसास प्रोग्राम चला रहे हो पूरे पाकिस्तान में और 12-12 हज़ार दे के लोगों को आप फारग कर रहे हो, एक तरफ आपकी इंडस्ट्री है, आपने सिर्फ 50 अरब उसको देना है और ये इंडस्ट्री जो है अपने पाँव पे खड़ी रहेगी। और आपकी जो एक्सपोर्ट है उसको, ये अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, इसको बूस्ट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इसमें इंक्रीजमेंट हो, तो एक ही टूल है कि आपने इसकी कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है उस पर काम करना है, उसको कम करना है। अगर आप इस पर काम नहीं करेंगे तो ये कभी तरक्की नहीं कर सकती और अनएम्प्लॉयमेंट भी इसीलिए होगी। अब चूँकि ये फैसलाबाद शहर जो है टेक्सटाइल का हब है और यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री के साथ साथ जो SME सेक्टर है, जिसमें पावर लूम है, जिसमें साइजिंग है, जिसमें एम्ब्रॉयडरी है, जिसमें प्रिंटिंग एंड प्रोसेसिंग है, ये वो SME सेक्टर है जो एम्प्लॉयमेंट का गढ़ है, जहाँ पे रोज़गार लाखों में लोगों को मिला हुआ है और वो अब सर्वाइवल उनका मुश्किल हो जाएगा। और अब ये करते क्या, लॉलीपॉप देते हैं। हमारी लास्ट 2 वीक पहले मुलाकात हुई है रज़ाक दाऊद साहब से और उन्होंने एग्री किया कि जी हम आपको, मेरी डिमांड थी कि चूँकि मैं टेक्सटाइल यहाँ का नुमाइंदा हूँ, तो मैंने खुद डिमांड की जी 9 प्रेसिडेंट के सामने कि जी आप हमें 3 साल के लिए ये रेट जो है टैरिफ के वो दे दें, फिक्स कर दें। उन्होंने कहा जी 3 साल ही मिलेंगे, लेकिन IMF नहीं मान रहा, आपको 1 साल के लिए दे देंगे। अभी 2 दिन पहले मेरी फैजुल्ला कमोका और खुरम जो हमारे MNA शेख, उनसे मुलाकात हुई। उन्होंने यही कहा कि जी हमारा इस पे फैसला हो चुका है, लेकिन ECC की जो मीटिंग होगी उसके बगैर ये अनाउंस नहीं कर सकते। और डोगर साहब, कल रात ECC की मीटिंग भी हो चुकी है और उसमें दूर दूर तक इसका कोई नामो निशान ही नहीं है, कि एजेंडे पे ही नहीं था। तो एक मेरा सवाल होगा, कैसे आप समझते इस पॉलिसी को कि इनकी अपनी गवर्नमेंट की बड़ी तजब्जब की पॉलिसीज़ हैं, कॉर्पोरेट क्लास को कहीं कहते हैं कि माजूर जो इंडस्ट्रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें दोबारा सहारा दे के खड़ा किया जाएगा, दूसरी तरफ आप जीरो रेटेड ख़त्म नहीं कर रहे, तीसरी तरफ आप कह रहे हैं कि बिजली के टैरिफ रिवाइज नहीं है, स्मॉल SMEs को आप सब्सिडी नहीं देते।
तीन चीज़ें मुख्तलिफ स्टेट्स में चला रही है, तो फिर ये कि अमीर अमीर तर हो जाए और गरीब मर जाए। डॉक्टर साहब, इसमें आपने बड़ी खूबसूरत और बात कर दी है और आप नॉलेजफुल हैं इन चीज़ों पे। मैं आपको इस तरह और बात को आगे बढ़ाऊंगा कि आप गरीबों को ये पैसे बांटने बंद कर दें, आप सनतकारों को और एसएमई सेक्टर को आप मजबूत करें, आप इनके जो सब्सिडीज़ बनती हैं, जायज़ बनती हैं, वो आप उन्हें दे दें, तो आप समझेंगे कि ये किसी को मांगने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी, किसी की मदद करने की ज़रूरत ही नहीं पेश आएगी। आप गवर्नमेंट करे क्या? गवर्नमेंट इन लोगों के साथ बैठे जो स्टेक होल्डर हैं, इनको ऑन बोर्ड ले। अगर बाबू बैठ के बात करेंगे, स्टेक होल्डर नहीं बैठेंगे और वो मुंतखब नुमाइंदे नहीं बैठेंगे, तो ये कभी मसाइल हल नहीं होंगे। आपसे मैं एग्री करता हूँ और आपने ये जो हाईलाइट की हैं 3-4 चीज़ें, मैं इसका हल ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट इन लोगों की मदद करे। इन लोगों को, अगर आप चाहते हो कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, अच्छा इसके साथ साथ डॉक्टर साहब एक बात आपको और मैं मेंशन करूंगा, ये अब पाकिस्तान की आबादी 30 करोड़ की आबादी है। बिल्कुल, ये 22 करोड़ नहीं है, 30 करोड़ एक बड़ी मार्केट है आपकी। आप 2% आप या 1% आपकी ना एक्सपोर्ट हो रही है, और भाई 30 करोड़ लोगों को भी थे आपने, ये लोकल मार्केट है, इसको आप स्टेबल ही नहीं करते। अच्छा, लोकल मार्केट का जो आपका वेंडर है, जो आपका छोटा जो एसएमई सेक्टर है, जो छोटा ताजर है, आप इसकी बात को अहमियत ही नहीं देते कि ये काटेज इंडस्ट्री जो है, घरेलू इंडस्ट्री है, भाई आप उनके रेट भी देखें। मैं कहता हूं जी, आप इसको यूनिवर्सल कर दें सबके लिए, जिसका कनेक्शन सनती हो, जिसका कनेक्शन कमर्शियल हो, आप उसको एक रेट पे दे दें। ये एक और देखें ना जी, अगर आपकी कॉटन इंडस्ट्री ना चलती हो, अगर आपकी लोकल इंडस्ट्री ना चले, आपने लोकल जो कंजम्पशन है उसको पूरा करने के लिए इंपोर्ट करोगे, आप तो ख़त्म हो जाओगे। तो इसलिए उस इंपोर्ट को बचाने के लिए जो आपकी लोकल इंडस्ट्री है उसका तहफ़्फ़ुज़ भी बहुत ज़रूरी है। उसका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी। नदीम अल्लाह वाला मौजूद हैं, इनसे एक बड़ा बुनियादी सवाल मेरा थोड़ा सा है कि नदीम भाई, बाहर से हम इंपोर्ट लेके आ रहे हैं चीज़, हम दुनिया को कह रहे हैं फेडमिक में, इंडस्ट्रियल स्टेट्स में, इकोनॉमिक जोन में आए, आपको सब कुछ फ्री है, लेकिन जब आपने यहाँ आके अपना काम शुरू करना तो आपको बिजली महंगी मिलेगी, फिर कहाँ जाके मुकाबला करना है? यानी कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसीज़ हैं कि सुनने वाला कहता है कि बेवकूफ़ों का टोला है जो कि साबित कर रहे हैं अपने आप को खुद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू बिलाल भाई। जिस तरह हमारे प्रेसिडेंट फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने बड़े तमाम इशू के ऊपर रोशनी डाली, मैं ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि आप एक तरफ तो नई इंडस्ट्री को आप इनकरेज कर रहे हैं कि आप नई इंडस्ट्री लगाएं, आपने सनती जोन बनाए हैं, लेकिन जो पुरानी ऑलरेडी हमारी इंडस्ट्री चल रही है उसके ऊपर आपने ये बम गिरा दिया, डबल डिजिट में ले गए हैं। तो इस तरह पुरानी इंडस्ट्री किस तरह सर्वाइवल करेगी, हमारे ताजर इंडस्ट्रियलिस्ट किस तरह सर्वाइवल करेंगे, और पूरी दुनिया का हमारे साथ मुकाबला है। अब रेट जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि वो हमारी जो कॉस्ट है ना, वो हमसे बेहतर वो निकालते हैं जो हमारा बाहर बैठा हुआ है, और उसको माइनर सा जो हमारा नफ़ा रख के वो हमें रेट देता है। पूरी दुनिया में उसके पास टेबल के ऊपर हर चीज़ पड़ी हुई है, और उसके आप उसको ज़्यादा रेट मांगेंगे तो आपका बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए गवर्नमेंट का हमें तो नज़र नहीं आ रहा। अभी 2 माह पहले आपने बजट पेश किया है, बजट आइंदा आने वाले सालों के हवाले से आपने कहाँ मेंशन किया था कि हम बिजली के रेट को डबल डिजिट पे लेके जाएंगे। और बजट का मकसद भी ये होता है कि जो चीज़ आपने फिक्स कर दी से आपने दोबारा रिवाइज और पूरा साल के लिए होता है। और हमारे हर महीने में बिजली का रेट भी बदलता है, हर महीने में तेल का रेट भी बदलता है, मेरे ख्याल में हर महीने में एक नया बजट आता है। और बिल्कुल सही बात है आपने जिस तरह कहा कि हर महीने नया बजट, नया आपने बड़ा आसान टारगेट है ताजरों के ऊपर कि आप इनकी कास्ट बढ़ा दें, आप बिजली सुई गैस के बिजली के रेट बढ़ा दें, और कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। और जो जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि अवामी नुमाइंदे, इनको आपको अवामी नुमाइंदे नहीं कहना चाहिए, ये हुकूमती नुमाइंदे, और अपोजिशन भी ये कि अपोजिशन का क्या किरदार था, क्या इनको रोक रहे हैं या हाईलाइट राजा रियाज कर रहे हैं, वो खुद बता रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी नहीं मान रहे। कोई बात नहीं, कोई सुनने वाला नहीं, कोई आपकी कोई हमें नज़र नहीं आ रही गवर्नमेंट का फंक्शनल, हमें गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही, कोई एक पेज पे नज़र नहीं आ रही कि आपने ताजरों के साथ क्या सलूक करना है, ट्रेडर का क्या सोचना है। और आप अपने आसपास नेबर्स के देख लें क्या हालात चल रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट को पता ही कुछ नहीं कि क्या हो रहा है, और आइंदा आने वाले दोनों दिनों में जब कोविड ख़त्म होगा तो क्या पॉलिसीज आएंगी पूरी दुनिया में। क्योंकि मुझे लगता है कि जब इमरान खान फेडमिक का इफ्ताह भी करने हैं तो उन्हें अवामी नुमाइंदों को मजबूत करने की इलेक्शन से पहले बात की, लेकिन अगर फैसलाबाद की हम सिर्फ देख लें, शेख खुर्रम शहजाद को ले लें जो आपके पाइमा के मेंबर भी हैं, सिर्फ उन्हें देख लें तो वो इनके लिए आवाज़ उठाते हैं, लेकिन वहाँ बहुत बेबसी नजर आती है क्योंकि सारे नॉन इलेक्टिबल्स बैठे हैं कबीना के अंदर। इलेक्टिबल नाम का कोई बंदा नहीं है। जो इलेक्टिबल्स हैं, जो इस चीज़ के हुनर रखते हैं, उन्हें नहीं ले रहे, मशीन ले रहे हैं जो कि बाहर से इंपोर्टेड है।
क्या इससे हालात बेहतर हो जाएंगे? फॉरेन पॉलिसीज हम अपने मुल्क में नाफिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा काम चल जाए। 2 साल गुजर गए हैं अब गवर्नमेंट को, अभी तक तो ये मैच्योर हो जाना चाहिए थी पॉलिसीज़ इनकी। लॉन्ग टर्म पॉलिसी हमें कोई नज़र नहीं आ रही फ्यूचर में। और जिस तरह आपने कहा नुमाइंदे खुर्रम शहजाद साहब बिल्कुल वहाँ पे बात करते हैं, हमारे फैसलाबाद के राजा रियाज साहब बात करते हैं इनकी पार्टी के। लेकिन आपकी जिस तरह आपने बाद में कहा कि जो हमारे नॉन इलेक्टेड आदमी हैं वो फैसला साजी में वो बैठे हैं, उनके अपने मफादात हैं और कई सेक्टर में उनके अपने बिजनेस हैं जिसमें वो पॉलिसीज़ दे रहे हैं और अपनी पॉलिसीज़ बना रहे हैं। तो हमारे जो आम पब्लिक है उनके इंटरेस्ट में ऊपर की कोई बात नहीं हो रही। जो पब्लिक के जो ताजर नुमाइंदे, हकीकी नुमाइंदे, उनके साथ कोई इनकी सीटिंग नहीं है, कोई उनको एक पेज पे नहीं लेके आते। आप चैम्बर्स हैं, फेडरेशन है, तमाम सेक्टर के नुमाइंदे हैं, आप हर सेक्टर को नुमाइंदे को बिठाएं, उनके पास पूछें क्या मसले मसाइल हैं, तो तभी कोई पॉलिसी बनेगी। अगर आप नॉन इलेक्टेड आदमी को लेके पॉलिसीज़ बनाएंगे पाकिस्तान की, तो ये रिज़ल्ट जो आपने 2 साल में देखा है, अभी तक एक डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे। पुराने जो हमारे डेवलपमेंट के काम हैं वो वहीं रुके हुए हैं। हमें समझ नहीं आ रही जो पैसा कलेक्ट आ रहा है महंगाई की शक्ल में, रेवेन्यू की शक्ल में, कहाँ जा रहा है, किस पे लग रहा है। बहुत बड़ा सवाल है कि शबर जैदी जैसे इंसान ने जो सब कुछ नाफिज करवाया, ये ज़ीरो रेट ख़त्म रजीम करवाई, 17% सेल टैक्स लगवा दिया, खुद तो अल्लाह ने सेहत दे, बीमार होकर चल के साथ हमारे मुल्क की मैशत को बीमार करें। मैशत भी बीमार होगी, ताजर भी बीमार हो गए, हमारी इंडस्ट्री भी बीमार होगी, सारे सेक्टर नीचे बैठ गए, हर सेक्टर माइनस में चल रहा है। आप देख लें ग्रोथ रेट आने वाले दिनों में 25% जो हमारा अंदाज़ा है कि माइनस ग्रोथ है हमारी। अब देख लें इन हालात में आपने एकदम जिस तरह प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि 100% आपने इंक्रीज़ कर दिया। क्या ताजरों के प्रॉफिट आपको 200% नज़र आ रहा है जो आपने इनके ऊपर ये बोझ डाल दिया? आप हमारे साथ, हमारे जो जितने भी नुमाइंदे हैं तमाम लोगों के साथ बैठें और एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ दें। अभी हमें खुदा न खासा ये भी डर है कि गैस के ऊपर अभी ये यहाँ हमें बताएं कि IMF के साथ इनकी क्या कमिटमेंट है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या प्रोमिसेस हैं आवाम के सामने लेके। अभी तो ये भी नहीं पता हम आगे अपने आने वाले दिनों में जो हमने एक्सपोर्ट करना उसको किस रेट पे कॉस्ट करें, किस रेट पे बेस करें, हमें ये भी नहीं पता। अच्छा, दूसरा ये कि आपने मास्क पूरी दुनिया में इस टाइम डिमांड है, पाकिस्तान में आपकी डिमांड कम हो रही है, लेकिन पूरी दुनिया में डिमांड आज भी उनका लॉ बन गया कि मास्क के बगैर आप कहीं नहीं जा सकते। ठीक, आप मुझे बताएं पूरे पाकिस्तान में इतनी मास्क फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, आप उनको एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे भाई? अब वो हमारे लोकल माल इतना बना पड़ा है, अगर आप उनको खोलें, ये क्यों नहीं इजाज़त हो रही? छोटे छोटे कमर्शियल एक्सपोर्टर हैं वो मर गए हैं कि आप हमें इजाज़त दें, और इतना ऑर्डर है पूरी दुनिया में। कॉर्पोरेट क्लास को नवाजा जा रहा है, बस पता नहीं क्या हो रहा है, कौन किसकी एक्सपोर्ट हो रही है। ये मीडिया के हवाले से मैं 41 के हवाले से ये मुतालबा करना चाहूँगा कि आप जो हमारे मेडिकल रिलेटेड चीज़ें हैं बन रही हैं, मास्क, इन लोगों के आप ब्रीफिंग दें कि आपने एक्सपोर्ट को क्यों बैन लगाया। उस तरह आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा की जाए, फैसिलिटेट किया जाए, और ये लोग उनको क्यों बैन करें? कौन इसमें और किसकी एक्सपोर्ट हो रही है? किसकी एक्सपोर्ट हो रही है? बहुत बड़ा सवाल है कि आपने कॉर्पोरेट क्लास को नवाजा, फिर उसके बाद उनको आगे लेके चले। और ये एक जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये है कि एक ग्रुप है, जब उसकी पिछले माह की जो प्रोडक्शन है बन के दुनिया में जा चुकी है, वो सेल आउट कर चुका है, उसका महीने का बिल अब आ रहा है और वो डबल है, तो उसने पैसे कहाँ से निकाले? एकदम तो सर नहीं पकड़ेगा, मेरा ख्याल में उसे अटैक भी आएगा, हॉस्पिटल में जाएगा, उसका कसूरवार कौन होगा? इस इंडस्ट्री को मारने वाली खुद हुकूमत है जो कि दावे कर रही है महज, लेकिन अमली इकदाम सिफर हैं। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। फैसलाबाद पाकिस्तान की इंडस्ट्री के हवाले से बात आज कर रहे हैं। हमारे साथ रिजवान अशरफ साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन हैं एप्टपमा। बहुत शुक्रिया रिजवान भाई टाइम देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि बिजली के ऊपर एक सब्सिडाइज रेट दिए गए थे इंडस्ट्रियलिस्टों को, बड़ी एक अहम चीज़ थी। हमें देखा कि कोरोना के अंदर भी इंडस्ट्री के हवाले से बातें करते वुज़रा नज़र आए। शेख खुर्रम शहजाद फैसलाबाद से MNA, उन्होंने भी इस पर बात की, शायद उनकी भी बजट में नहीं सुनी गई, ज़ीरो रेटेड नहीं किया गया। अब जो एक सहूलत दी गई थी वो भी ख़त्म हो गई है कि जो ख़ास तौर पर बिजली के सब्सिडाइज रेट थे वो ख़त्म कर दिए गए हैं। और दोबारा से क्योंकि इस बार जो बिल आए हैं वो ऐसे हैं कि कई इंडस्ट्रियलिस्ट सर पकड़ के बैठे हैं, अब क्या करना है इस बिल का। अगर आइंदा भी आते हैं तो आखिरी नहज पे थी ये इंडस्ट्री, जब अपने सांस लेने लगी थी, दोबारा से एक हमला हुआ। कैसे देखते हैं सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गवर्नमेंट का ये प्रॉमिस था, जब हमारी मीटिंग्स रही हैं पिछले 1-2 महीने, उसमें जो सबसे ज़्यादा पॉइंट हाईलाइट किया गया वो ये सब्सिडी के हवाले से किया गया था, यानी वो गैस और बिजली की सब्सिडी। और गवर्नमेंट इस बात पे एग्री थी और उन्होंने कहा कि जी हम कुछ अमाउंट उन्होंने कहा कि हम आपके लिए मुख्तस कर रहे हैं
तो अब ये आपने देखना है कि ये सब्सिडी आपने किस मद में लेनी, और वहाँ कंसेंसस था कि ये जो बिजली है हमने ये कंटिन्यू करनी है, और 7.5 सेंट ऑल इंक्लूसिव। ये बात मैं दोबारा कह देता हूँ कि 7.5 सेंट ऑल इंक्लूसिव की बात हुई यानी इस वो वक्त। जो नंदीपुर हाँ जी, प्रोजेक्ट जो उस पर कोई मतलब आपको यूनिट प्राइस उतने का पड़ेगा को मल्टीप्लाई करना है और वो बिल ना, आपका पीटीवी का बिल आएगा ना कोई और। कोई चीज़ ऐसी नहीं है। अदरवाइज़ जब आप टैरिफ डिटरमिन कर देते हैं कि जी 7.5 सेंट टैरिफ है, अब जब बिल आता है तो उसमें 6 या 8 तरह के सरचार्जेस होते हैं, यानी QTR सरचार्ज है, नंदीपुर सरचार्ज है, और इस तरह बेशुमार और सरचार्जेस हैं, और एक्सेस टैक्सेशन है। क्योंकि जब आपकी बेस सपोज बढ़ जाती है तो फिर आपका जो अब ज़ीरो रेटिंग से तो रिजीम से बाहर आ गए हम, तो वो फिर 17% भी इन्हांस हो जाता है, और वो सारा इम्पैक्ट आता है, और अल्टीमेटली वो यूनिट कॉस्ट कर जाता है आपको तकरीबन 20-22 रुपए में। बिल्कुल सही है। तो गवर्नमेंट से ये हमारा मुतालबा था कि जी ऑल इंक्लूसिव 7.5 सेंट, क्योंकि ये देखें टेक्सटाइल को समझने की ज़रूरत है, हमारी कंपैटिबिलिटी कैसे इंटैक्ट रहेगी, यानी हम रीजन में किस तरह लोगों से कम्पीट कर सकते हैं। हम इसी सूरत कर सकते हैं, देखें जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, मेरे कंपेटिटर्स को बिजली गैस सस्ती मिल रही हो और मुझे महंगी मिल रही है, और ये है भी एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्री, तो मैं कैसे अपना माल लेके जाऊंगा और बाहर बेच के आऊँगा। हमने कहा कि रीजनल कंपैटिबिलिटी इस टैरिफ पे बनती है, और इस पे बड़ी मेहनत हुई है, पूरा ये नहीं कि ये एक दिन की बात थी। आपको याद होगा पूरी टेक्सटाइल पॉलिसी बनाई गई, ज़फ़र इकबाल सरवर साहब हमारे बड़े मोहतरम दोस्त हैं, और हमने 3-4 दोस्तों ने उन्होंने लीड किया, और यही गवर्नमेंट उस वक्त गवर्नमेंट में नहीं थी। याद है इमरान खान को आपने फैसलाबाद दावत दी, देकर और बुला खान के साहब सब ने कुछ ये पेश बड़ा किया। ऐसे हाईलाइट किया और अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाया, और और पीटीए के पेज के ऊपर अपलोडेड है। हाँ, तो ये अपलोडेड है। पूरा एक चैलेंज था जो हमने कहा कि यार ये स्टेप्स जो है ना प्राइमरीली आप करें, और इसे आप फॉर द होल इंडस्ट्री, ये नहीं है कि आप कुछ लोगों को ये सहूलत दे दें और बाकियों को ना दें। हमारा ये मानना है कि बेशक कोई डायरेक्ट एक्सपोर्टर है, इनडायरेक्ट एक्सपोर्टर है, टेक्सटाइल से रिलेटेड छोटा काम करने वाला भी है, उसको भी इस जो टैरिफ। रिजवान साहब ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने हाँ। चीज़ कही है कि छोटा टेक्सटाइल जो SMEs है ना, हाँ, हाँ। उनको इससे अभी तक कोई सहूलत नहीं मिली। नहीं। अगर उन्हें मिले तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान की मौशत, जैसे कि हम इंटरनेशनल दुनिया में देखें तो कोरोना में इतनी फैसिलिटीज़ दी गई हैं क्योंकि मार्केट्स 1 महीने में वापस आई हैं, लेकिन हमें अभी तक कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि हमारी बड़ी इंडस्ट्री वापस आ सके। अच्छा, इसमें बस ये मैं थोड़ी सी एक लाइन में जी, कंप्लीट कर लूँ जो पिछला जी, हमारा, ज़रूर। तो इस पे मैं कमेंट करता हूँ। ये बड़ा मेरा तो एक कह लें कि मैं सेंसिटाइज्ड हूँ इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा, कि अब ये 7.5 सेंट जो है ये एक कह लें कि हमारी सर्वाइवल का एक फिगर है। अगर वो 7.5 सेंट ऑल इंक्लूसिव, और गवर्नमेंट ने नोटिफाई करना है सिर्फ, बाकी एवरीथिंग हैज़ बिन, अब वो नोटिफिकेशन नहीं आया। फेस्को ने जब बिलिंग की है तो लोगों की चीखें निकल गई। वो जो कॉस्टिंग करते हैं ना हम लोग फिर वो कॉस्टिंग करते हैं कि जो हमें हमारे साथ कमिटमेंट्स हैं। Exactly. अब गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, हमारी कॉस्टिंग 7.5 सेंट ऑल इंक्लूसिव है, अगर वो खुदा ना खास्ता 7.5 सेंट ऑल इंक्लूसिव नहीं होगा तो मेरी प्राइस जो है वो कंपैटिबल नहीं रहेगी और मैं लॉस में आ जाऊँगा। बिक रहा है, तो ये अब पोस्ट इफेक्टो मतलब होता है, यानी हमने बिल महीने बाद देना होता है। Exactly. तो ये प्रॉब्लम माल बाहर जाके सेल आउट भी हो जाता है। तो इसमें ये बड़ा प्रॉब्लम है। अब गवर्नमेंट को विद इन नो टाइम फौरी तौर पे उन्हें चाहिए कि ये नोटिफाई करें। मैं अपील करता हूँ क्योंकि ये आपके चैनल के तवज्जुह से कि जो कमिटमेंट की गई है वो उस पर आप फौरी तौर पे अमल करें और आज ही नोटिफाई कर दें, क्योंकि आज आखिरी तारीख है। कुछ डेट एक्सटेंड कर दें 1 वीक की और नोटिफाई कर दें, और विद इन अ वीक ये मसला सॉर्ट आउट हो जाएगा। दूसरा पॉइंट जो आपने कहा वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि देखें ये टेक्सटाइल एक वैल्यू चेन है। जब तक पूरी वैल्यू चेन में लोगों को एक तरह का टैक्स रिलैक्सेशन, एक तरह के टैरिफ, एक तरह का लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा, उस वक्त तक छोटा आदमी सर्वाइव नहीं कर सकता। मसलन मैं एक जिप बनाता हूँ, मुझे बिजली की कॉस्ट अगर 24 रुपये पड़ेगी, और जो बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर में बनता है उसे अगर वो 7.5 सेंट में मिलेगी, यानी तकरीबन 10-10.5 रुपये में, तो वो जिप मेरे से क्यों लेगा, उसे तो खुद सस्ती पड़ेगी बना के। तो जब वैल्यू चेन में हमने सबको लेके चलना है, देखें इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट, जितना स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, जितना एम्प्लॉयमेंट ये देता है दुनिया में कोई मिसाल नहीं। मैं आपको एक इटली की खूबसूरत मिसाल देता हूँ।
दुनिया में जो बेस्ट ब्रांड्स गिने जाते हैं टेक्सटाइल के हवाले से, टॉप नॉच ब्रांड सारा बेस करता है इटली पे। और कैन यू बिलीव कि 85 to 90% जो प्रोडक्शन है, यानी जो वेंडर इंडस्ट्री है, वो सपोर्ट कर रही है बड़े एक्सपोर्टर्स को। ये नहीं है कि एक बंदा बढ़ता जा रहा है और बाकी, वो उन्होंने क्या किया, स्मॉल मीडियम पे इतने इंसेंटिव दे दिए कि चीज़ें नीचे से ग्रॉस रूट से आएंगी, उससे आपकी माइक्रो इकानमी बेहतर होगी, उसके आपके साथ एम्प्लॉयमेंट का। और ये मैं बात दावे से कहता हूँ कि जितने इंसेंटिव आप बड़े यानी कॉर्पोरेट सेक्टर को देते हैं, अगर आप अगले 10 साल भी देते रहे, आपकी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी, और फिर वो उससे बढ़ेगा, आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ेगी। हाँ, तो वो ये है कि वो कुछ लोग बड़े होते हैं, फिर एक देखें एक सैचुरेशन आ जाता है। मसलन एक बंदे ने एक हद तक काम करना होता है, फिर उसके बाद वो कहता है यार सैचुरेशन है। बाकी जब छोटे लोग ख़त्म हो जाते हैं तो फिर वो वहीं पे रुक जाती है, स्टैगनेंट हो जाती है। आपकी ग्रोथ तभी है जब माइक्रो लेवल पे ग्रो होगा, एम्प्लॉयमेंट तभी आएगा, तभी मुल्क में खुशहाली आएगी, टैक्स कलेक्शन बेहतर होगी और आपका एम्प्लॉयमेंट इतना बेहतर हो जाएगा कि आप मतलब इस मुल्क में खुशहाली आने के चांसेस उसी वक्त हैं जब हम स्मॉल इंडस्ट्री को, स्मॉल बिजनेसेस को हम उसी तरह सपोर्ट करें जिस तरह हम लार्ज मैन्युफैक्चरिंग को करते हैं। बहुत शुक्रिया। रिजवान अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। चेयरमैन एप्टपमा जो मौजूद हैं एहतशाम साहब, वो हमारे साथ होंगे, उनसे बात का आगाज़ करूँ। एक बहुत नुक्ता मुझे बड़ा पसंद आया कि जब बड़े को आप ज़्यादा लालच देते हैं ना, तो वो और लालच को लेकर आगे चलता है। वो कहता है सब कुछ मैं ही खा लूँ, मैं ही बना लूँ, फिर छोटा मर जाता है। तो यही हमारे पाकिस्तान में शायद कुछ हो रहा है ऐसा। एहतशाम साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त हम ये बात कर रहे थे कि बिजली के हवाले से बड़ी एक सेंसिटिव सिचुएशन आ चुकी है कि 1 महीना पहले के जो लारा लगाया गया था, माल बिक चुका है, माल पहुंच चुका है, तो उधर से कीमतें जो हैं वो रिवाइज़ नहीं की गई, जिसकी बिना के ऊपर एकदम से बोझ जो है वो इंडस्ट्रियलिस्टों के ऊपर पड़ा है। आप इस सारी सिचुएशन को ऐसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये बर्डन ऑलवेज इंडस्ट्रियलिस्ट पे पड़ता है। ऐसी इंडस्ट्री जिसको आपकी हुकूमत ने वादा किया था कि हम इस इंडस्ट्री को बूम कराएंगे, इसको फैसिलिटेट करेंगे। कोविड के अंदर दुनिया ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को फैसिलिटेशन दी, हमारे अंदर एकदम उल्टा गंगा बह गई, हमारे ऊपर एकदम से बर्डनाइज कर दिया गया। कहा यह जा रहा है कि जी हमारे पास जो कुशन था बजट के अंदर वो 20 बिलियन का है, जबकि ये अमाउंट बन रही है 30 बिलियन की। तो ईसीसी ने पास करना है, इसी हुकूमत की ईसीसी ने पास करना है, तो ये कितने दिनों का काम है? तो वाई शुडेंट इट वर्कड? हमें नहीं महसूस हो रहा कि ये क्या मसला क्या नहीं, इसको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आना चाहिए। बिजनेस कम्युनिटी बहुत परेशान है, स्पेसिफिकली इंडस्ट्री के लिए अपनी तनख्वाहें देना, छोटे छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, स्मॉल इन हाउस स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर्स के नाम पे। हमें गवर्नमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो पॉलिसी दी तनख्वाहों के, हमें कोई उसका फ़ायदा नहीं मिल सका। वो इतनी उसकी सिस्टमेटिक रेगुलेशन सख्त हैं कि किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट को, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को बेनिफिट नहीं मिल सका। फिर वही बात हमारे सीनियर रिजवान साहब ने कही कि बड़े लोग फिर फ़ायदा उठा गए। ऐसे महसूस हुआ कि जैसे वो सिर्फ बड़े लोगों के ही लिए आया था, फिर छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट वैसे ही पकड़ तकड़ के अपना निज़ाम चलाने पे लगा हुआ है। यही सिनेरियो है। अगर हम आज भी इस चीज़ को ना समझ सके, हमारा जीडीपी ग्रोथ, इंडस्ट्री, इकोनॉमिक डिक्लाइन ये बढ़ता ही चला जाएगा, फिर कहाँ जाके रुकेगा हमें समझ नहीं आ रहा। अच्छा, इसमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल होगा कि आखिरकार आप कैसे समझते हैं? फॉर एग्जांपल हम एक यूनिट का एग्जांपल दें, गवर्नमेंट को समझ तो सब कुछ है शायद, लेकिन फिर भी समझा दें कि एक यूनिट की एक एग्जांपल लगाएं कि अगर ये टैरिफ रिवाइज नहीं होता तो उसका माल बिक चुका है, उस पर एक्स्ट्रा कितना बर्डन पड़ेगा कि वो दोबारा सर्वाइव कर सके? जिस सांस में हम गुजर रहे हैं, आखिरी सांसों पर बड़ी मुश्किल, मैं कहता हूँ कोरोना के बाद आप लोगों ने सांस लेना शुरू की थी। देखिए जी, बड़ा सिंपल सा है कि 7 से 8 रुपये पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई है आपकी, ठीक है जी। और अगर एक एवरेज यूनिट 4 लाख यूनिट कंज्यूम करता है, एक छोटे से छोटा यूनिट 3 से 4 लाख यूनिट कंज्यूम करता है, तो आप देख लें कि वो 8 रुपये पर यूनिट, 8 चौक वो कितनी तकरीबन 3.2 मिलियंस बन जाते हैं। तो ये 32 लाख रुपया पर मंथ कॉस्ट वो किस कपड़े पे डालेगा? वो कैसे वसूल करेगा? कपड़ा बिक चुका है, बन चुका है, चला गया, वो नुकसान वो कहाँ ले जाए? तो फिर आप मेरे ख्याल में 62 लाख रुपये अब अगले पे डालेंगे, तो जो कि वो डबल से भी डबल हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा? वो पॉसिबल नहीं। मार्केट के अंदर कुव्वत खरीद खत्म हो गई है, लोगों की कुव्वत खरीद कम होती जा रही है, तो वो कपड़े की कैपेसिटी नहीं है कि वो बर्दाश्त कर सके। अच्छा, आप देखें कल असद उमर की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहा था जो इन्होंने कोरोना के हवाले से की, वो वफाकी गवर्नमेंट के अंदाज कुछ डिफरेंट लगते हैं कि वो असद उमर किसी और स्टांस पे खड़े नजर आते हैं, बाकी वज़रा कहीं और खड़े नजर आते हैं, वफाकी कबीना ही 3-4 टुकड़ों में नजर आती है। आपके ख्याल में एक वजीर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, MNAs उनके पार्लियामेंटेरियन है जो कि शेख खुर्रम शहजाद है, वो बोल रहे हैं अंदर बोल के कि ये राइट है, लेकिन उन्हें मशीर के तौर पर लिया जा रहा है, मशीर वो लिए जा रहे हैं जो कि बाहर से आए हैं और नॉन इलेक्टेबल्स हैं। देखिए जी, ये एक बहुत लंबी डिबेट है, इलेक्टेबल्स नॉन इलेक्टेबल्स, टेक्नोक्रेट्स की। मसला सिर्फ इतना सा है, सारी हुकूमतों के अंदर 2-2, 3-3 धड़े होते हैं। अनफॉर्चुनेट सीन ये है कि इस हुकूमत को महसूस ये हो रहा है उन्हें टैकल करना नहीं आ रहा।
इनकी इन एक्सपीरियंसेस सामने आ रही हैं, जिसके सफ़र नो डाउट एट द एंड मैसेज कर रहे हैं। वो शेख रशीद कहता था कि जी करते करते हमें आ जाएगा, तो कहानी वही है कि लेकिन तब तक हमारी सफरिंग कहाँ पहुँच जाएंगी इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया एहतशाम जावेद साहब, हमारे साथ मौजूद थे। इनकी एक बात थी शेख रशीद, मुझे उस सरदार उस्मान बुज़दार भी याद आ गए जो कह रहे थे कि अभी मैं कुछ सीख रहा हूँ। ये गवर्नमेंट ख़ुद, इनके वज़रा, इनके वज़ीर आला, इनके तमाम मशीरान ये कहते हैं अभी हमें गवर्नमेंट मिली है, हम 70 साल का गंद ख़त्म करेंगे। अब खुदा ना खास्ता कहीं ये वो हमें ना गंद समझ बैठे, या इंडस्ट्रियलिस्ट जो आवाम को गंद ही ना समझ बैठे, उन्हें ना ख़त्म कर दें। क्योंकि जैसे वो कह रहे हैं अभी हम सीख रहे हैं, अब पता नहीं वो कब तक सीखेंगे। 2 साल तो हो गए हैं। ये मैंने कुछ वज़रा और कुछ MNA से भी बात की थी कि अब क्या अगले 3 साल भी यही रोना है कि हम अभी सीख रहे हैं जो कुछ करेंगे। तो डेफिनेटली फैसलाबाद से मेंबरान असम्बली जिसमें राजा रियाज हैं, शेख खुर्रम शहजाद हैं, फ़रक हबीब हैं, फैजुल्ला कुमा, वो खुद कह चुके हैं शायद अभी हमें इससे आगे निकल कर चलना होगा, अब हमें डिलीवर करना होगा, तब आवाम राज़ी होगी। अब ये जो राग है वो नहीं चलेगा कि अभी हमने कुछ भी नहीं किया, हमें पिछली गवर्नमेंट ने लूटा हुआ सब कुछ दिया। छोटी सी ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। ज़ीरो क्रेडिट तो नहीं हो सका, उसके बाद बिजली का नया बम आवाम पे, उसके बाद अब इंडस्ट्री पे गिरा दिया गया। क्या ये इंडस्ट्री इस चीज़ की मुतहम्मल हो सकती है? कैप्टन रिटायर्ड फ़ारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करते हैं, वाइस चेयरमैन हैं एबूमा के, और इनसे बात का आगाज़ करें। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। कैसे देखते हैं कि इस वक्त जो टैरिफ था वो रिवाइज़ करने की बजाय नए पुराने सबसे रेट जो हैं वो कर दिए गए, जो लोगों को आम रेट होता है? क्या हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त इस चीज़ की मुतहम्मल है कि कोरोना से निकल के पहली या दूसरी सांस ली थी कि एक बड़ा बोझ जो है वो कांधों पर डाल दिया गया, जो कि माल बेच चुके हैं उसके ऊपर भी डाल दिया गया? आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवर रहमानु अमन्ना बिही व अलैहि तवक्कलना नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि ये 1 साल के लिए कि 7.5 सेंट पर यूनिट रहने दो, इसलिए कि कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट पूरी वर्ल्ड की इफ़ेक्ट हुई है। सारी वर्ल्ड की इकनॉमिक्स हर चीज़ को बुरी तरह इसने तबाह बर्बाद कर दिया कोरोना ने। और हमारी गवर्नमेंट को कहते तो एक्सपोर्ट बढ़ानी, मगर प्रैक्टिकली वो कोई काम नहीं करती। वो उधर आप देखेंगे 7.5 सेंट, उसके ऊपर इतने टैक्सेस हैं, 7.5 ऊपर की इतने टैक्स हैं, कुछ समझ नहीं आती इंसान को क्या करे। बिजली का रेट जो बिल पहले 32 लाख आता, अब 64 लाख आया, तो एक कंटेनर तो वहाँ चले गया। वो क्या करेंगे, कैसे वो सर्वाइव करेगा? उसके बाद सेल टैक्स का ये मामला है कि हमारे मिलियन रुपए एक्सपोर्टरों के सेल टैक्स में जमा हैं। मैंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा करें कि वो हमारी पैसे हमें रिफ़ंड कर दें, जिस तरह एक्सपोर्ट होगी उसमें माइनस करते जाए। मई, जून, जुलाई, अगस्त में तो कोई एक्सपोर्ट हुई नहीं, इसलिए कि वो हमें रिफ़ंड कैसे मिले। और एक्सपोर्टरों की हालत बड़ी मिजरेबल है। गवर्नमेंट बार बार कहती है हमने इतनी एक्सपोर्ट बढ़ा दी, पता नहीं कहाँ से बढ़ा दी। जब बातें होती तो बातें तो हमें कभी बांग्लादेश की देते हैं जो उसकी 42 अरब डॉलर एक्सपोर्ट है, हमारी 20-22 है। उसके बाद ये करते हैं कि जब लास्ट ये जब सेल टैक्स लगाया, हमने जल्द से जुलूस किए, बहुत पंगे लिए गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट एक ने सुनी, उसने कहा जी आपको जब GD फाइल हो जाएगी हम आपको रिफ़ंड कर दें। फिर कहा 72 अब तो कई 72 मंथ ही गुजर जाते हैं, कोई गवर्नमेंट किसके बाद कुछ नहीं करती, हमारे इतने पैसे हैं। फारूक साहब, क्या आपको प्रॉफिट इतना ज़्यादा हो गया है? गवर्नमेंट ने बिजली के रेट इतने बढ़ाए हैं कि डबल के बराबर कर दिए हैं कि प्रॉफिट शायद ज़्यादा हो गया, वो कह रहे हैं अब टैक्स भी उतना ही दे दें। भाई प्रॉफिट कहाँ से होना, उधर हम तो नहीं, चाइना है, बांग्लादेश है, उसके बाद इंडिया है, उसको कट करके हम देते हैं। हमारी प्राइसें इतनी लो होती हैं तो लोगों को, हमारे को रिश्तेदार तो नहीं कि हमारे महंगे कंटेनर हमसे खरीदते रहे, क्योंकि हर एक ने तो बायर ने तो उससे खरीदना जिसके वहाँ सबसे कम प्राइस होगी। उसके बाद DLT के बारे में लास्ट ईयर मेरी स्टेट बैंक में मीटिंग हुई थी। मैंने कहा जी लोन ले लो, वो लोन के पीछे पड़ता है। मैं कहा हमारे पैसे DLT दे दो, इतने पैसे फड़े लोगों के हैं को मिलियन के हिसाब से लोगों के पैसे वहाँ DLT में जमा है, वो DLT देते नहीं, लोन ले ला। जब अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया कि सूद को काम छोड़ दो, जो ले लिया छोड़ दो, सूद का जब काम करें उसमें बरकत क्या हुई, कुछ भी नहीं होगा। और हमारे पैसे देते नहीं, लोन ले लो। जब हम लोन लेकर एम्प्लॉय को सैलरी तो दे दी, रिफंड का कैसे करेंगे स्टेट बैंकों को? इस वक्त मतलब इंडस्ट्री आपकी तो डेफिनेटली मुतासर होगी है, लेकिन आप कैसे देखते हैं कि SMEs को तो इसके अंदर रखा नहीं गया? क्या गवर्नमेंट को जब इसे रिवाइज़ करना, मैं तो कह रहा हूँ अभी कर देना चाहिए, फिल फॉर किया जाना चाहिए, तो इसमें पूरी इंडस्ट्री को यकसा रेट नहीं लगाना चाहिए ताकि पूरी इंडस्ट्री सर्वाइव करे एकदम से। क्योंकि पीछे से जो चीज़ महंगी आपको बन के आएगी, फिर आप बनाएंगे, उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ डूइंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि बाहर जाकर मुकाबला
ज़्यादा नहीं कर भाई पाएंगे? कास्ट इतना है कि पहले जो हम फेबररी 72-48 जो पीसी लेते थे वो तकरीबन हम लेते थे कोई 60-62 रुपये मीटर, अब वो 75 रुपये 76 रुपये मीटर मिल रही। मार्केट तो ऐसे अप जा रही पूरी वर्ल्ड में। इतना कोरोना की वजह से प्राइसें डाउन है, हमारी प्राइसें इस कदर आप सोच नहीं सकते। वो टी वाले हर जितने भी इकनॉमिस्ट सब गिनते हैं कि 9.2% हिसाब से हमारी महंगाई जा रही है। जी बिल्कुल। तो इसके हालात इतने टिपिकल है, पता नहीं गवर्नमेंट क्या कहती क्या नहीं कहती, समझ नहीं आती। मैंने खुद लेटर लिखा था रज़ाक दाऊद को कि ऐसा करें, हमें ऑनलाइन कर दें, को बी बॉक्स से ये चेक करते हैं, DLT वहाँ से चेक करके आप कर दें। उन्होंने डायरेक्टर जनरल जो था टेक्सटाइल का उसको भेज दिया लेटर, कहता है ये लेटर आपके पास है। लास्ट ईयर इस्लामाबाद गया था लास्ट मंथ कि ये आपका है लेटर, उसने ग्रीन लाइट से लिख दिया, बड़ी हाईलाइट कर दिया साहब कि प्रैक्टिकली तो अभी तक कोई जवाब नहीं हुआ। अमली इकदाम कुछ नहीं करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में बहुत ही इतराज़ है कि सिर्फ और सिर्फ नारे बाने जा रहे हैं और कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, लेकिन अमली इकदाम सिफर होने के बराबर हैं। आरिफ एहसान मलिक साहब साबिक चेयरमैन अबूमा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। और भाई कैप्टन साहब ने बड़ी जामिया तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आप कैसे देखते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट के ऐलानात उसके ऊपर नज़र आते हैं, मतलब शबर जैदी ये गलती करके वो दोबारा दोहराई जा रही है, उसे ठीक नहीं किया जा रहा। फिर अब जो मौजूदा हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी वो गलतियां कर रहे हैं और फिर वादा कर लेते हैं मीटिंग के अंदर मैं ठीक करूंगा, लेकिन आखिरकार करेक्शन कब की जाएगी? जब सारे इंडस्ट्रियल यूनिट बंद हो जाएंगे। एक तरफ वादा किया जा रहा है कि बीमार यूनिट्स को चलाया जाएगा, दूसरी तरफ सही यूनिट्स को बीमार किया जा रहा है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आपका थैंकफुल हूँ सिटी 41 का कि आप हमेशा जो टॉक ऑफ द टाउन है आप उसको लेके चलते हैं और बात को आला ईवानों तक पहुँचाने का एक फ्रीज़ा जो मैं कहूँगा सर अंजाम देते हैं। इसमें मैं अभी बैठा सोच रहा था कि हम उम्मीदें बांधते हैं, फिर वो उम्मीद टूटती है, फिर उम्मीद बांधते हैं, फिर उम्मीद टूटती है। तो एक बड़ा खूबसूरत सा शेर मैं सुना के अपनी बात शुरू करूँगा कि शायर ने कहा कि अज़ाब ये भी किसी और पर नहीं आया कि एक उम्र चले मगर घर नहीं आया। कि हम सोचते हैं कि आज मंजिल करीब आ गई लेकिन मंजिल फिर दूर, मंजिल फिर दूर। ये एक बात जो बिजली के हम सब्सिडी पे बात करें तो मैं आपको अर्ज़ करूं कि फरवरी में प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई थी, उसमें हम लोग भी शरीक थे, उसमें मिनिस्टर्स मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि आपको 30 जून 2020 तक ये सब्सिडी रहेगी, उसके बाद सब्सिडी को कम कर दिया जाएगा लेकिन ये जारी रहेगी। अब हमने मई में, जून में मुख्तलिफ़ जगहों पे लेटर्स लिखे, मिनिस्टर साहब से मिले, DG टेक्सटाइल से मिले और उनसे रिक्वेस्ट की कि जनाब आपने ये वादा किया था कि ये सब्सिडी जो है ये जारी रहेगी 7.5 सेंट। लेकिन भाई इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है तब फरवरी थी, तब कोरोना नहीं आया था। फैब के बाद अगर अब आते हैं तो अब सिचुएशन इतनी बुरी है कि शायद इससे भी ज़्यादा सब्सिडी देने की जरूरत है। एब्सोल्युटली जी, मैं यही कहने वाला था कि ये तो अब इससे ज़्यादा होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि पहले से भी कम करके बल्कि कट कर दिया। ये जो बिल आया, आपने कैप्टन साहब ने बताया कि बिल बहुत ज़्यादा बढ़ के आ गए हैं और इतनी प्रॉफिटेबिलिटी भी नहीं है और लोगों ने 7.5 सेंट के हिसाब से अपनी कास्टिंग में जुलाई में डाला। अब अगर जुलाई का बिल उनको उससे डबल आ गया या 50% इंक्रीज़ आ गया तो वो इसका मतलब है कि उनकी वो कास्टिंग शीट तो आउट हो गई और वो नुकसान में आ गए। तो ये तो अच्छा, इसकी मैं ये समझता हूँ गवर्नमेंट ने, मैं होपफुल हूँ और गवर्नमेंट से अपील भी करता हूँ आपके तवसत से कि इसको वो मैनेज करें और सब्सिडी जो है वो अप्लाई करें और मुझे उम्मीद है वो करेंगे भी। लेकिन इस गवर्नमेंट की एक प्रॉब्लम है बिलाल साहब कि ये गवर्नमेंट को डिलेड टैक्टिक्स यूज़ करते हैं ये लोग। पता नहीं ब्यूरोक्रेसी में मसाइल हैं या इनके अपने मसाइल हैं चीज़ों को फैसला करने में। मैं आपको मिसाल देता हूँ, टेक्सटाइल पॉलिसी है, अभी तक वो बननी चाहिए थी, 6 माह हो गए हैं, सामने नहीं आई। फेडमिक का बोर्ड है, बनना चाहिए था, नहीं बना। FGC का नया बोर्ड बनना है, कुछ पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि फैसलाबाद शहर जो टेक्सटाइल का हब है, यहाँ से हम समझते हैं कि टेक्सटाइल का मिनिस्टर होना चाहिए था। अगर नहीं है, मुशीर टेक्सटाइल होना चाहिए ताकि हमारी बात तो सुनी जाए। कोई बात नहीं, हम वहाँ जाते हैं। अब देखें जो इस वक्त रज़ाक दाऊद साहब हैं, उनके पास 3 पोर्टफोलियोज़ हैं। टेक्सटाइल के लिए टाइम बहुत थोड़ा है उनके पास। DG टेक्सटाइल्स को हम मिलते हैं, उसमें भी लोड ऑफ वर्क बहुत है। तो ये इसमें असल में रूट काज क्या है कि गवर्नमेंट की जो सिमत है, जो प्रायोरिटीज़ हैं, उनकी प्रॉब्लम है। अगर वो प्रायोरिटीज़ दुरुस्त कर लें तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल में स्टेप बाय स्टेप बेहतर हो सकती हैं। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बेहतर हो सकती हैं। बहुत ही तफसील के साथ अबूमा की तरफ से जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारे सामने आया, जैसे कि हमने अपटप्पा, FCCI और अबूमा को साथ लिया आज के प्रोग्राम में, उन्होंने बहुत डिटेल में कैटेगोरिकली चीज़ें डिटेल में बताई कि इस वक्त जो हालात हैं
हमें फिल फॉर फैसले लेने की ज़रूरत है, लेकिन हम डिले ऑफ द टाइम में पता नहीं क्यों जाते हैं। ये इनकी बात से मैं इसलिए सेकंड करूंगा आरिफ भाई के, क्योंकि ये गवर्नमेंट का इसका डिलेमा है। इनके अपने मेंबरान असेंबली फ्लोर ऑफ द हाउस चीखते रहते हैं ये कर दें, ये कर दें, आप गलत कर रहे हैं, जिसमें मेरे फैसलाबाद के मौजूद मेंबरान हैं, क्योंकि मैं उनके ऊपर चीखता रहा हूँ कि आप बोलते नहीं हैं। अब शेख खुर्रमशद भी बोले, फैजुल्लाह कमोका भी बोले, फ़रक हबीब भी बोले, राजा रियाज तो बोलते ही रहते हैं, इंडस्ट्री के ऊपर भी बोले, लेकिन आखिरकार कब होश आएगा जब ये फॉर एग्जांपल एक रफ एस्टिमेट लेते हैं 300 अरब का फ़ायदा होना है, 100 अरब आपने जुर्माने डाल देने हैं, ये नुकसान करवा देना है, 200 अरब, अगर वो 100 अरब भी फ़ायदे के अंदर डाल दे तो ये हमारी मईशत को मजबूत करेगा। लेकिन शायद हमने IMF से लिए हुए कर्जे के अंदर अपने आप को इतना डुबोना है कि हमारे मुल्क की मईशत पहले लंगड़ी है और मेरे ख्याल में इसकी बैसाखियाँ भी तोड़ देंगे। इसी के साथ मैं प्रोग्राम न्यूज़ से ज़्यादा चाहता हूँ कि दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनको हदायत दे और जल्द से जल्द फैसला हो। ख़ास तौर पर ACC के अंदर दोबारा से मीटिंग बुलाई जाए, ये फैसला रिवाइज़ किया जाए ताकि इंडस्ट्रियलिस्टों को जो आखिरी सांस था, वो जो उनके मुंह पे लगाया हुआ वेंटिलेटर का एक ऑक्सीजन का सांस है, वो उतारा ना जाए, बल्कि वो मास्क लगा दिया जाए और दोबारा से उनकी आखिरी सांसें बहाल हों और ये इंडस्ट्री बच सके। अल्लाह हाफ़िज़।